जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग अपना शीटेड पेपर 2 के लिए मैथ और साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। और आज आपके उसी सीरीज़ में साइंस का पेपर 2 है, ठीक है, जिसमें हम लोग क्लास सेकंड है, ठीक है। अभी तक हमने एक क्लास इसकी कंप्लीट की है। आज इस सेकंड नंबर की क्लास पे हम लोग अपना फ्रिक्शन यानी कि घर्षण चैप्टर को डिटेल में समझेंगे, ठीक है। हम लोग किस तरीके से अपनी तैयारी को करते हैं, सबसे पहले हम थोड़ी देर तक कॉन्सेप्ट पे चर्चा करते हैं, फिर उससे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर सीटेट में पूछे गए हैं अब तक के, उनको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और जो लोग चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि फ्रिक्शन होता क्या है, ठीक है ना। देखिए फ्रिक्शन की अगर हम बात करें तो दो सतहों के बीच गति के विरोध को कहा जाता है, ठीक है ना। अगर कोई भी दो सतह है, जैसे मेरे दोनों हाथ ही है, ठीक है ना। पहली बात तो ये समझो, फ्रिक्शन एक तरह का फोर्स है, ठीक है ना। फोर्स हमने आपको फोर्स चैप्टर में पढ़ाया है, ठीक है। पहली वीडियो जो है आपको मैंने एक चीज़ बताया था कि जो फोर्स होता है वो दो तरीके का होता है, एक कांटेक्ट फोर्स होता है, एक नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है। तो जो घर्षण आता है ये आपका आता है संपर्क यानी कि कांटेक्ट फोर्स। किस में आता है? संपर्क, फिर ठीक है ना। हाँ, संपर्क फोर्स फोर्स में, ठीक है, ठीक है, यानी कि कांटेक्ट फोर्स। तो घर्षण किस में आता है? कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स क्या बताता है कि जब दो सतह आपस में जुड़ करके या टच होकर के ही बल आरोपित करते हैं तो उन्हें हम लोग कांटेक्ट बोलते हैं, ठीक है ना। तो देखिए साफ साफ यहाँ पे मैंने प्रिंट भी करवा दिया है, ये पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पे पड़ जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो घर्षण वह बल है जो एक सतह को दूसरी सतह पर खिसकने से रोकता है, ठीक है ना। जैसे देखिए अभी मैं इसको एक फिगर के माध्यम से समझाता हूँ। जैसे मान लो आपकी टेबल पे इस तरीके से कोई ब्लॉक रखा हुआ है, कुछ मास रखा हुआ है, ठीक है ना। आपने अप्लाई किया फोर्स इस डायरेक्शन में, अब आप चाहोगे कि ये वस्तु इधर खिसके। अब जो फ्रिक्शन लगेगा इसके विपरीत डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है ना। घर्षण क्या होता है, क्वेश्चन कई बार पूछता है कि घर्षण की दिशा क्या होती है, तो लगाए गए बल के गति की दिशा के विपरीत होती है। आपने जैसे देखो, अगर मैं अपने हाथ को इस हाथ वाले पे रगड़ता हूं, अगर आगे की तरफ हाथ रगड़ रहा हूं तो फ्रिक्शन किधर काम करेगा? पीछे की तरफ काम करेगा, ठीक है ना। तो कई बार डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन पूछ लेता है, तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। यहां तक समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक के। हम जान लेते हैं कि घर्षण के कारण क्या होते हैं, ठीक है ना। घर्षण कारण क्या होते हैं उसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो देखिए घर्षण सतहों की असमानताओं या खुरदरेपन के कारण होता है। ये सिंपल सा यही वर्ड याद रख लो। अगर देखिए दो सतह है, घर्षण जो है, अगर हमारा हाथ खुरदुरा है। अच्छा एक बात आप लोगों ने कभी कभी नोटिस किया होगा, कभी क्या हमेशा ही करते होंगे, साइकिल हो गया या गाड़ियों का टायर हो गया, उसमें खांचे बने होते हैं, क्यों? ताकि जो सड़क तो प्लेन है और इसमें खुरदरापन होगा तो दो सतहों के बीच खुरदरापन पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से घर्षण अधिक लगता है, ठीक है ना। तो ये बात आपको कंफर्म हो गई। घर्षण किस वजह से होता है? समतल की असमानता के, सॉरी, सतह की असमानताओं की वजह से होता है। अच्छा तो क्या ये पॉसिबल है कि अगर मैं दो सतह लूं, ठीक है ना, और दोनों ही एकदम चिकनी सतह कर दूं, मैं बहुत चिकनी दोनों सतह कर दूं, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि बिल्कुल जो फ्रिक्शन है एकदम जीरो हो जाएगा क्या? तो ये गलत बात है। दुनिया में कभी भी आप कितना भी प्रयास कर लो, फ्रिक्शन को बिल्कुल जीरो कभी नहीं किया जा सकता है। हाँ, उसे कम किया जा सकता है लेकिन बिल्कुल खत्म नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। तो कैसे कम किया जा सकता है? सतहों को बिल्कुल प्लेन करके या उनके बीच कोई लुब्रिकेंट डाल करके उस फ्रिक्शन को लेस किया जा सकता है, बिल्कुल पूरी तरह से खत्म कभी नहीं किया जा सकता। ये नोट कर लेना, सीटेट इस पे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। चलिए, तो किस वजह से जनरेट होता है? सतहों की असमानता की वजह से। अब देखिए सबसे ज्यादा सीटेट जो क्वेश्चन पूछता है वो पूछता है आपके घर्षण के टाइप से, यानी कि घर्षण के प्रकार से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो हमें इसको याद भी रखना है और इनके बीच क्या रिलेशन है उसको भी याद रखना है, ठीक है ना। तो अगर हम टाइप ऑफ फ्रिक्शन की बात करते हैं तो आपको मुख्यतः तीन तरीके के फ्रिक्शन को पढ़ना है। एक चौथा तरीका भी है, वो भी मैं बता दूंगा, लेकिन जो मेन फर्स्ट तीन बताऊंगा उस पर आप लोग ज्यादा फोकस्ड रहिएगा, ठीक है ना। वो तीन कौन कौन से? पहला स्थैतिक घर्षण, जिसको कि स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। दूसरा स्लाइडिंग फ्रिक्शन यानी कि गतिक घर्षण बोलते हैं। तीसरा रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है ना, यानी कि लोटनिक घर्षण। तीन क्या क्या नाम याद किया आपने? पहला स्थैतिक घर्षण, पहले तो नाम ही याद रखो,
स्थैतिक या स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। दोनों भाषाओं में मैंने कंटेंट लिखवा रखा है, घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। दूसरा कौन सा होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, या इसी को सरकना या खिसकने वाला फ्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है ना, या सर्पी घर्षण भी इसकी हिंदी होती है, सर्पी भी बोला जाता है, आपको कहीं कहीं लिखा हुआ मिल जाएगा सर्पी घर्षण, ठीक है ना। तीसरा जो मैंने आपको बताया है वो आपका आ जाता है रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन यानी कि लुढ़कने वाला घर्षण, इसी को लोटनिक घर्षण भी बोलते हैं, लोटनिक, ठीक है ना। जो प्योर हिंदी में बच्चे पढ़ रहे हैं उनको ये वर्ड देखने को ज्यादा मिलेगा, ठीक है ना। यहां तक समझ गए। अच्छा, अब ये कौन सा कैसा घर्षण होता है उसको मैं समझा देता हूं फिगर के माध्यम से। पहले जैसे देखिए, जब कोई वस्तु शुरुआती अवस्था में, देखिए जब बल जो वस्तु की गति से शुरू करने को रोकता है, मतलब सिंपल सी भाषा में जब शुरुआती में एकदम स्थिति है, कोई वस्तु अपने आप में स्थिर है एकदम, ठीक है, शुरुआती दौर है, तो अब जब आप इसको मोशन कराना चाहेंगे तो पहले इसकी स्थिति को डिस्टर्ब करेंगे, स्थिति से इसको हटाएंगे। जब किसी वस्तु को उसकी स्थिति से हटाने के लिए जो मेहनत करके या मोशन प्रोवाइड किया जाता है, उसके बाद जो फ्रिक्शन जनरेट होता है उसी को स्थैतिक घर्षण बोलते हैं, ठीक है ना। देखिए ये रहा, कोई मोशन नहीं हो, नो मोशन की कंडीशन में होता है, आपने क्या किया, हाँ स्टैटिक फ्रिक्शन, ये बिल्कुल जब कोई मोशन नहीं, इसका मतलब वस्तु बिल्कुल स्थिर अवस्था में है, आपने इस पे फोर्स अप्लाई किया, अब जो है ये इधर मोशन करना शुरू करेगी, उससे पहले ही आपको फोर्स को थोड़ा एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है, तो वही स्टैटिक घर्षण को मूव कराने के लिए जो एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ता है उसी को बोला जाता है स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है ना। तो विपरीत दिशा में लगेगा, तो स्थैतिक घर्षण समझ गए, जब शुरुआती दौर में वस्तु बिल्कुल स्थिर हो, ठीक है ना। दूसरा आपका आता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन का मतलब होता है कि वस्तु थोड़ी बहुत मोशन में है, स्लाइड कर रही है, जैसे ये स्लाइड करती जा रही है करती जा रही है, अब इस सिचुएशन में आपने फोर्स लगाकर इसको मोशन को और बढ़ाया तो घर्षण विपरीत दिशा में काम करने लग गया। इस तरीके के फ्रिक्शन को हम लोग बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है ना। ये बात समझ गए। चलिए देखिए, कह रहा है आप लोगों ने देखा होगा, जब बल जो गति कर रही वस्तु को रोकता है या उसी डायरेक्शन में उसको सपोर्ट भी करता है, तो वो दोनों कंडीशन में ही स्लाइडिंग फ्रिक्शन का काम करेगा, ठीक है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इन द सेंस कि पहले कुछ ना कुछ गति है, कुछ स्लाइड कर रही है वस्तु, ठीक है ना। तीसरा टाइप क्या आता है, रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन में क्या होता है, वस्तु लुढ़क रही होती है, रोल कर रही होती है। आप लोगों ने देखा होगा इस तरह के, आप लोग घर में जब सिलेंडर भरवा के लाते होंगे, देखा होगा आपने, लुढ़का के लेके जाते हो, तो उस सिचुएशन में जो फ्रिक्शन विपरीत दिशा में अप्लाई होती है उसी को रोलिंग फ्रिक्शन या फिर लोटनिक घर्षण बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक आता है जहां से सीटेट न जाने कितनी बार क्वेश्चन पूछता है कि इन तीनों में सबसे अधिक आपको कहां पे फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करना पड़ा, मतलब कहां पे महसूस होगा। तो सबसे पहले सबसे अधिक आता है स्टैटिक फ्रिक्शन, सबसे मजबूत होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। आप खुद सोचो, कोई वस्तु पहले से, कोई भारी बक्सा रखा हुआ है, ठीक है ना, वो पहले से स्थिर अवस्था में है, उसको ढकेल के ले जाना आसान है या टफ है, तो आप कहेंगे सर टफ है। क्यों? अगर कोई चीज पहले से ही मोशन में है, आप उसको थोड़ा सा टच करेंगे तो वो आगे बढ़ जाएगा, लेकिन कोई वस्तु बिल्कुल स्थिर है, उसको भगाना है तो उसको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सबसे मजबूत जो फ्रिक्शन होता है वो कौन सा होता है, आपका स्टैटिक फ्रिक्शन यानी कि स्थैतिक घर्षण। उससे बाद आ जाता है स्लाइडिंग, ठीक है ना। स्लाइडिंग फ्रिक्शन सबसे कम होता है आपका लोटनिक यानी कि रोलिंग फ्रिक्शन जिसको बोलते हो आप लोग, ठीक है ना। तो तीनों में संबंध याद रखोगे, सर्वाधिक स्थैतिक, उसके बाद गतिक, उसके बाद लोटनिक, ठीक है ना। तो ये तीनों हिंदी इंग्लिश जैसे भी कर सको, इनको इनके रिलेशन को जरूर याद रखना, ठीक है ना, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन पूछता है। अच्छा, एक बात अगर मैं आपसे और पूछना चाहूं यहाँ पे, जो आपका स्थैतिक घर्षण होता है क्या ये वस्तु के मास पे भी डिपेंड करेगा? हाँ जी, बिल्कुल करेगा। जितनी भारी वस्तु होती है घर्षण उतना ही अधिक हो जाता है। आपके सामने टेबल पे किताब रखी है तो आपको हल्का सा बल लगाओगे, मूव कर जाएगी, ठीक है ना। वहीं अगर मैं सोचो 5 किलो का बटखरा ला करके, बाट ला करके रख दूं, उसको टच करने के लिए आपको अधिक बल लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर mg ज्यादा है, तो स्थैतिक घर्षण भी क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है ना। तो तीनों रिलेशन याद रखोगे, रिलेशन से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है। जब आप लोग प्रीवियस ईयर करोगे ना, तब आपको एहसास होगा कि सर ने कितना इंपॉर्टेंट इसको बताया था, क्यों बताया था, ठीक है ना। देखो यहां कह दिया ना, वह घर्षण जब कोई वस्तु सतह पर लुढ़कती है तो उसे लोटनिक घर्षण कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, 3 तो इंपॉर्टेंट हो गए। एक चौथा भी पूछा जाता है, फ्लूइड फ्रिक्शन, तरल कर्षण इसको बोलते हैं या तरल घर्षण बोलते हैं, ठीक है ना। ये क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा
तरल या गैस द्वारा लगाया जाता है ये, ठीक है ना। कई बार आप लोगों ने देखा होगा, आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो नाव होती है उसको इस तरीके से क्यों बनाई जाती है। आप देखते होंगे नोकीली बनाई जाती है, क्यों? क्योंकि ताकि इस नाव की सतह और वाटर के जो बूंदे होती हैं, जल की धाराएं होती हैं, उनके बीच जो घर्षण लग रहा है उसको कम किया जा सके, ठीक है ना। तो जलों के बीच जो कर्षण होता है उसी को तरल कर्षण बोलते हैं। यहां से सीटेट कम क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। तो तरल या गैसों के बीच, अरे भाई ये तो तरल और इसके ठोस के बीच हो गया। कई बार वाटर अपने आप में भी घर्षण करते हैं। आप नदी में देखते होंगे, पानी अगर आगे पीछे होता है तो कलकल की आवाज आती है, वो घर्षण की वजह से साउंड भी प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। तो ये आप समझ गए तरल कर्षण क्या होता है। अगर पूछता है तो बता देना, बट 3 तो ऊपर वाले जरूर याद रखना, ठीक है ना। अच्छा, यहां तक हम लोग समझ गए। अब उसके बाद हम आ जाते हैं, कुछ देख लेते हैं घर्षण के क्या लाभ भी होते हैं। हाँ जी बिल्कुल, एडवांटेजेस इसके बहुत अधिक है। घर्षण की वजह से ही मैं इस पेन से आपको यहाँ पे लिख करके चला पा रहा हूं। अगर घर्षण नहीं होता तो ये पेन चलती नहीं, ठीक है ना। तो देखिए, घर्षण हमें बिना फिसले चलने में मदद करता है। अगर हम चल पाते हैं या दौड़ पाते हैं तो घर्षण की वजह से ही पॉसिबल हो पाया, ठीक है ना। दूसरा क्या मदद करता है, घर्षण से हम पेन या पेंसिल से लिख पाते हैं भाई, ये भी हमारा मदद करता है, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको पता चल गई, घर्षण हमारे सपोर्ट में भी आता है, ठीक है। अच्छा, क्या घर्षण हमारा विरोध भी करता है? घर्षण से हमें कुछ नुकसान भी होता है? हाँ जी बिल्कुल, जितना फायदा है उतना ही नुकसान भी होता है घर्षण से। कैसे? अगर घर्षण ना होता तो मशीनों के अंदर हमें मोबिल ऑयल या तेल को या स्नेहक या ग्रीस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना। तो घर्षण जब ज्यादा हो जाता है तो आप देखते हो ना, मशीन चलती है, कर 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 की आवाज आती है और धीरे धीरे करके उसकी बेरिंग वगैरह फूट जाती है। क्यों? क्योंकि घर्षण बढ़ जाता है, ठीक है ना। देखिए, घर्षण मशीनों में घिसावट और टूट फूट का करता रहता है, इसी वजह से। तो ये भाई नुकसान ही तो हुआ। तो देखिए, कुछ चीजों का नुकसान भी होता है, कुछ फायदा भी होता है, ठीक है। तो ये इस तरह का नुकसान देखने को पड़ता है। और क्या है, अवांछित गर्मी उत्पन्न करता है जिससे कार्य क्षमता घटती है। अब बताओ, सोचो, आपको अगर साइकिल चला रहे हैं, घर्षण नहीं होता साइकिल में, ठीक है ना, तो आप एक पैडल मारते और कई सौ किलोमीटर चले जाते, कोई रोकने वाला ही नहीं होता, है कि नहीं। लेकिन इसी वजह से उसमें थोड़ा सा एनर्जी भी चली जाती है, तो उसको हमें मेंटेन करने के लिए, तो ये इसके नुकसान भी कुछ है, तो ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत याद रखोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब आता है कि क्या हम मेथड के कौन कौन से मेथड अप्लाई करके हम घर्षण को थोड़ा कम कर सकते हैं, ठीक है ना, उससे ताकि वो उपयोग में आ सके। बल्कि बिल्कुल तो खत्म, देखिए मैंने पहले ही बता दिया, क्या घर्षण को पूर्णतः खत्म किया जा सकता है? कभी नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। हाँ, उसको कम किया जा सकता है। कम करने के मेथड्स आपसे पूछता है। पहला क्या, कि आप लुब्रिकेंट लगा लो। क्या करोगे? लुब्रिकेंट का इस्तेमाल कर लो, चिकनाई का प्रयोग कर लो, ठीक है ना। चिकनाई के लिए हम लोग क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, आप ऑयल लगा लेते हैं या फिर ग्रीस का इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है ना। आप लोग कई बार देखते होंगे आपके घरों में चैनल गेट लगे होते हैं, जब वो बहुत कठिनाई से बंद होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें मोबिल ऑयल डाल देते हैं थोड़ा सा, तो वो फ्री चलने लग जाता है। फ्री क्यों चलता है मैं बताता हूँ। जो ये रहा इसकी चैनल गेट का, ये बेरिंग वाला हो गया, रोलिंग वाला, नीचे ये वो होता है। जब आप मोबिल ऑयल इसके बीच में डालते हैं तो मोबिल ऑयल की एक पतली सी सतह बन जाती है, जो चिपचिपी होती है, सतह पे ही ये फिसलने लगता है तेजी से, ठीक है ना। तो घर्षण यहाँ पे रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो कैसे कैसे इस्तेमाल करके, तेल या ग्रीस का उपयोग करके घर्षण को कम कर सकते हैं हम लोग, समझ गए। चलो, अच्छा, आप लोगों ने, अगर बायोलॉजी से तो नहीं है, वरना लुब्रिकेंट रिलीज भी होता है, ठीक है ना, बॉडी में फ्रिक्शन को कम करने के लिए, ठीक है ना। और यहाँ आ गया। और देखो, अगर मैं बताऊं, बायोलॉजी में एक चैप्टर आएगा, उसको भी मैं पढ़ाऊंगा। रिलैक्सिन हार्मोन्स रिलीज होता है। रिलैक्सिन हार्मोन्स जैसे प्रेगनेंसी के टाइम जब बेबी डिलीवर करती हैं महिलाएं, तो उस टाइम भी ये फ्रिक्शन को ही कम करने के लिए, अगर आप उसमें फिजिक्स लगाना चाहो तो फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए भी रिलैक्सिन हार्मोन्स जो होता है थोड़ा सा श्रवण होता है, ठीक है ना। वैसे तो ये बायो में मैं आप लोगों को डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है। एक ये हो गया। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है फ्रिक्शन रिड्यूस करने का? दूसरा तरीका है कि भाई सतह को बिल्कुल चिकनी बना दो। कैसे? घर में टाइल्स लगवा दो, ठीक है ना, इससे सतह चिकनी हो गई, फ्रिक्शन कम हो जाता है, ठीक है ना। तो ये एक तरीका होता है, चिकनी सतहों के पर घर्षण कम होता है, ये आपको समझा दिया मैंने। अच्छा, अब क्या है और कैसे कम कर सकते हैं आप? तीसरा क्या है, बॉल बेरिंग का उपयोग करके। आप लोग देखते होंगे साइकिल हो गया, कई जगह पे बेरिंग्स नहीं देखा आप लोगों ने, ये देखो, ये होता है इस तरीके से,
इस तरीके से। यहाँ पे बियरिंग्स में यहाँ पे ना छोटे छोटे बॉल्स लगे होते हैं, ये बॉल्स आपस में ऐसे स्लिप करते रहते हैं, ठीक है ना। इससे क्या होता है, घर्षण कम हो जाता है, ठीक है। तो मशीनों में आप लोग शाफ्टीन वगैरह में देखे होंगे, लगा रहता है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है? अच्छा, जिसको बहुत ज़्यादा डिटेल में इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है ये चैप्टर ना, तो एक एनसीईआरटी सीरीज पैरेलल में होगी, प्लेलिस्ट विजिट कीजिएगा, उसमें और ज़्यादा फोटोग्राफ्स के साथ मैंने सिखाया है। यहाँ तो मैं बस सीटेट को टारगेट करके चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो कई बार आपसे क्वेश्चन सीटेट में पूछेगा, तो एक बार पूछा था कि बॉल बियरिंग का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते हैं, तो घर्षण को कम करते हैं, ना कि बढ़ाते हैं, ठीक है ना। चलिए अब ये देखिए कह रहे हैं सरकने वाले घर्षण को लुढ़कने वाले घर्षण में बदल देता है। तो ठीक है, ये काम करता, क्या काम करता है, सरकने मतलब सर्पी घर्षण को लोटनी घर्षण में कन्वर्ट करने का काम करता है बॉल बेयरिंग, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक आता है आपका वायु गतिकी, इससे भी हम लोग कम कर लेते हैं थोड़ा सा, सपाट आकार तरल घर्षण को कम कर लेता है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, जितना ऊपर वाले थे आपको ऊपर वाले को ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़े, ठीक है। वैसे भी आप लोग तो रिकॉर्डेड फॉर्म में ही देखते हो। अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के लाइव सेशन लेने के लिए सब कुछ सेटअप करवा रहा हूँ, तो फिर मैं आप लोगों को लाइव क्लास ही लूँगा ताकि सामने से इंटरेक्ट भी हो पाए कि किसको कोई डाउट तो नहीं है। क्योंकि रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा कि हम फिर भी कोशिश करते हैं कि अपने आप ही क्वेश्चन करके आप लोगों को मैं जवाब दे देता हूँ, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम क्या कि घर्षण के वास्तविक जीवन में क्या क्या इस्तेमाल है, ठीक है ना। पहला, व्हीकल्स में, वाहनों में क्या होता है, टायर सड़क पर घर्षण की वजह से पकड़ बनाए रखता है और इसी के लिए हम टायर में छोटे छोटे खांचे भी बनाते हैं, ठीक है ना। जिसको आप लोग बोलते हो कि गोटियां घिस गई हैं इसलिए टायर फिसल रहा है सड़कों पे, तो ये सारी काम में इस्तेमाल होता है। तीसरा घर्षण का इस्तेमाल रियल लाइफ में कहाँ होता है, ब्रेक्स में। आप लोग घर्षण वाहनों को रोकने के लिए मदद करता है। साइकिल चलाते थे बचपन में ना, उसमें देखते थे इतने इतने रबड़ लगे होते हैं, जब हम ब्रेक लगाते हैं तो वो रबड़ जा करके रिंग से चिपक जाता था, ठीक है ना। तो घर्षण की वजह से साइकिल रुक जाती थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बहुत बेसिक था। अब आपने कॉन्सेप्ट तो सीख लिया, अब इससे रिलेटेड जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं उसको भी थोड़ा पढ़ लें तो हमारा कॉन्सेप्ट भी अच्छे से और पकड़ में आ जाए, ठीक है ना। चलिए अभी कंटेंट जो है केवल हिंदी में, मैं कोशिश करूंगा 1-2 चैप्टर और है, उसके बाद जो है इंग्लिश बाईलिंगुअल लगवाऊंगा, ठीक है। चलिए देखिए कह रहा है फ्रिक्शन खाली स्थान का विरोध करता है। भाई बताओ फ्रिक्शन किसका विरोध करता है, तो फ्रिक्शन हमेशा मोशन यानी कि गति का विरोध करता है। आपके ऑप्शन में गति से शुरू होना चाहिए, यहां गति है, गुरुत्वाकर्षण गलत है, वेग नहीं है, ऊर्जा नहीं है, तो आपको ऐसे ही पता चल गया कि पहला इसका ऑप्शन सही है, ठीक है। दूसरी जगह कह रहे हैं खाली स्थान पर निर्भर करता है। भाई सतह के बनावट पे ही या खुरदरेपन पे ही निर्भर करता है और इसे खाली स्थान से कम किया जा सकता है, तो तेल या ग्रीस का इस्तेमाल करके कम कर सकते हैं, तो पहले ही ऑप्शन इसका राइट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरे क्वेश्चन में आपसे कह रहा है पुस्तक तब रुक जाती है जब कोई उसे मेज पर धकेलता है। हाँ बिल्कुल रुक जाती है, अगर मेज पे अगर कोई किताब यहाँ तो है नहीं, अगर रखी हो तो ऐसे धक्का लगाओगे थोड़ी देर के बाद तो रुक ही जाती है ना, ऐसा थोड़ी है कि एक बार धक्का लगा दिया जीवन पर्यंत वो चलती रहेगी, रुक जाती है। इसका मतलब अभिकथन तो इसने सही कह दिया। जब अभिकथन सही हो गया, अब रीजन जानते हैं। रीजन कह रहा है पुस्तक और मेज के बीच घर्षण कार्य करता है। हाँ जी बिल्कुल करता है, कोई भी दो सतह के बीच कोई भी वस्तु रखी हो, पुस्तक के अलावा कुछ और भी नाम ले दे सकता था, जैसे ये पेन टैब है तो इसके बीच में भी घर्षण काम करता है, तो ये भी सही है। जो इसकी गति का विरोध करता है, हाँ जी करता है, तभी तो ये रुक जाता है। देखिए आप अब ये इसका स्पष्टीकरण भी कर रहा है, कह रहा है जो इस गति का विरोध करता है इसीलिए पुस्तक रुक जाती है। ये देखो जब कभी आपको ये वाला कंफ्यूजन है असर्शन रीजन में कि कौन किसका एक्सप्लेनेशन है कौन सा नहीं है, उस सिचुएशन में आपको क्या करना होता है ना, पहले आप जब कारण पढ़ो, कारण पढ़ने के बाद इसलिए बोलो, क्या इसलिए, और फिर जो है अभिकथन पढ़ो। अगर दोनों देखो फर्क डाल रहा है, मैं पढ़ता हूं ध्यान से सुनो, पहले अभिकथन पढ़ता हूं। कह रहा है पुस्तक तब रुक जाती है जब कोई उसे मेज पर धकेलता है, ठीक है इतना हो गया। कारण पढ़ता हूं, पुस्तक और मेज के बीच घर्षण कार्य करता है जो इसकी गति का विरोध करता है, इसलिए अब मैं फिर इसको पढ़ूंगा, इसलिए पुस्तक तब रुक जाती है जब कोई उसे मेज पर धकेलता है। हाँ बिल्कुल एकदम पढ़ने में सटीक बन रहा है, सपोर्ट मिल रहा है ना आपको, तो बोल दो ये इसका स्पष्टीकरण है। जब सपोर्ट ना मिले तो समझ लेना स्पष्टीकरण नहीं है, ठीक है ना। चलिए तो ए और आर दोनों ही सत्य हैं और ए आर का सही स्पष्टीकरण भी है, पहला ही ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, आ गया आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, न जाने कितनी बार पूछता है ये।
कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1 दे रखा है, घर्षण सतहों की चिकनाई पर निर्भर करता है। घर्षण जो होता है सतहों की चिकनाई पर निर्भर करता है। हाँ, ये तो सही बात है, चिकनाई पर निर्भर करता है, ठीक है। अच्छा, कह रहा है सभी प्रकार के घर्षण, चाहे वो स्थैतिक हो, सर्पी हो, लोटनिक हो, को पूरी तरह से समाप्त किया जा सकता है। अभी मैंने शुरुआत में ही बोला था कि आप जीवन में कभी भी घर्षण को बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते। ये देखो पूरी तरह से वर्ड यूज कर दिया, इसलिए कथन 2 जो है गलत हो जाता है, ठीक है ना। तीसरा कथन पढ़ते हैं। कह रहा है स्नेहक, स्नेहक का मतलब हो गया लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट का उपयोग घर्षण को कम करने के लिए किया जाता है। क्या? स्नेहक का उपयोग घर्षण यानी कि फ्रिक्शन को लेस करने के लिए करते हैं। हाँ जी, इसीलिए तो हम लोग लगाते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका तीसरा भी सही है, यानी कि कथन 1 और 3 दोनों सही है और दूसरा वाला नहीं सही है, तो पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाता है, ठीक है। बढ़ चले आगे, आ जाइए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला देखिए आपसे क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक ऐसी स्थिति पर विचार करें जहां एक कैरम बोर्ड को नमी वाले कमरे में छोड़ दिया गया है, ठीक है। कोई आपके पास कैरम बोर्ड था, आपने ऐसी जगह रख दिया जहां पे बहुत ठंडक है, नमी है, वहां रख दिया, ठीक है ना, मॉइस्चर है। कह रहा है इस बोर्ड पर खेले जाने वाले खेल पर इसका क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है। बताओ क्या प्रभाव पड़ेगा। अरे भाई, आप जो कैरम बोर्ड होता है उसकी जो ऊपर पलाई ही तो लगी होती है, जब आप उसको नमी वाले घर में रख देते हो ना, तो वो पलाई उबड़ खाबड़ हो जाती है। अब उबड़ खाबड़ हो गई तो सतह जो है खुरदरी हो गई, और सतह खुरदरी हो गई तो फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। और कैरम खेलने के लिए आपको पता है बिल्कुल प्लेन सतह होनी चाहिए ताकि गिट्टी बहुत स्पीड से भागे, और जब सतह खुरदरी हो जाएगी तो इसका मतलब क्या होगा, खेल नहीं अच्छे से खेला जा सकता, घर्षण अधिक हो जाएगा। कह रहे घर्षण कम होने के कारण, नहीं कम तो होगा ही नहीं, बढ़ते घर्षण के कारण खेल धीमा हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो नमी की वजह से पलाई उसकी ऊपर नीचे हो जाती है और खेल धीमा हो जाता है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है जब किसी भारी बॉक्स को हिलाने की कोशिश की जाती है तो घर्षण कौन सा होगा। पहले सोचो, हिलाने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब पहले वो स्थिर है एकदम, आप हिलाना चाह रहे हैं तो स्थिर है, तो पहला मतलब कि शुरू होगी है स्थैतिक घर्षण से। स्थैतिक तो शुरुआत देखो, स्थैतिक यहाँ रोलिंग है, काट दो, गतिशील है, काट दो, स्थैतिक से ये शुरू है ऑप्शन आपका, और ये सर्पी से शुरू है, ये भी काट दो। तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन से भी इसका ऑप्शन लगा सकते हैं, ठीक है। फिलहाल हम आगे पढ़ते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है जबकि बॉक्स पहले से ही हिल रहा होता है तो सर्पी काम करता है, ठीक है ना, ये हो गया। फर्श पर का उपयोग करके, तो किसका उपयोग करो, ग्रीस या तेल का उपयोग कर लो, तो यहाँ ग्रीस दिया है तो आप ग्रीस इस्तेमाल कर लो, का उपयोग करके घर्षण को कम करने में मदद मिलती है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो गया तीसरा, आपको आंसर मिल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक के, अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पे कूट मिलान वाला है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार पूछता है आपसे सीटेड। कह रहा है निम्नलिखित परिदृश्यों का मिलान मुख्य रूप से सम्मिलित घर्षण के प्रकार से कीजिए। पहला कह रहा है कि एक बक्से को समतल सतह पर धकेलना। भाई आप समतल सतह पर धकेलेंगे तो क्या करेंगे, स्पर्शी घर्षण यहां काम करेगा, ठीक है ना। अच्छा यहां से पकड़ते हैं, आटे पर बेलन का प्रयोग। बताओ, आटे पर बेलन लुढ़का लुढ़का के ही तो बेलन चलाते हो, यूं यूं करके आप लोग, तो लोटनिक घर्षण हो गया, ठीक है ना। कौन कौन है जो रोटी बनाता है, मैं तो बनाता हूं कभी कभी, ठीक है ना। तो आटे पर बेलन का प्रयोग कैसे किया जाता है, लोटनिक घर्षण से। ये बात समझ आ गया, किसी को कोई डाउट नहीं है। तो जो सी है वो 3 से मिलना चाहिए, ए 2 से, तो ए 2 से यहां मिल रहा है, सी 3 से यहां मिल रहा है, सॉरी सी जो है 1 से मिल रहा है, तो ये पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है ना। अच्छा अगला क्या है, डेस्क पर किताब रखना, यह स्थैतिक घर्षण को हो जाता है। सड़क पर चलती है एक कार, यहाँ पे देखिए द्रवण ना देकर के कुछ और वर्ड होना था, लोटने के कोई और होना था, ये द्रवण की वजह से थोड़ा कंफ्यूज करता, लेकिन जो आंसर है इसका पहला वाला ही सबसे ज्यादा मैच कर रहा है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ चले, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये देखिए क्या कह रहा है, यहां कह रहा है कि यदि कोई कार बर्फीली सड़क पर चल रही है तो सुरक्षा के लिए किस प्रकार का घर्षण सबसे महत्वपूर्ण होता है। देखिए सुरक्षा की दृष्टि से अगर हम बात करें तो स्थैतिक घर्षण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, ठीक है ना। आप यहाँ पे ये नहीं सोचेंगे कि जो बस होती है या गाड़ियां होती है, कार होती है, उनमें तो टायर्स लगे होते हैं, टायर लुढ़कते हैं, तो आप लोटनिक मत लगा के आ जाना मेरे भाई, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। सुरक्षा की दृष्टि से आपको क्या, आप लोग कई बार देखते हैं ना
अब आप कार खड़ी करके आ जाते हैं, बर्फ, आप लोग न्यूज़ देखते होंगे ना, आप जब पहाड़ी इलाके में जाते हैं जहाँ बर्फ पड़ी रहती है तो खड़ी हुई कारें जो है स्लिप करने लग जाती है। तो वहाँ क्यों स्लिप की? क्योंकि वहाँ स्थिति की प्रॉब्लम आ रही है, स्थैतिक की प्रॉब्लम आ रही है। वहाँ टायर घूमता नहीं बल्कि स्थिति ही उसकी मिस हो जाती है, वो खड़ी भी नहीं हो पाती कार, तो मूव करने लग जाती है। तो इसी वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा? स्टैटिक फ्रिक्शन यानी कि स्थैतिक घर्षण। ठीक है ना? यहाँ लोटिक नहीं होगा, सर्पी नहीं होगा, द्रवण तो होगा नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। सॉरी, टॉपिक बार बार बोलता हूँ, यहाँ क्वेश्चन है। ठीक है ना? देखिए कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो करते हैं। कह रहा है लोटनिक घर्षण सामान्यतः सर्पी घर्षण से कम होता है। हाँ बिल्कुल, मैंने क्या बताया था? सबसे मजबूत स्टैटिक, उससे कम सर्पी, सबसे कम लोटनिक। तो यही तो इसने बोला, लोटनिक सामान्यतः सर्पी से कम होता है। तो कथन एक तो सही बोल दिया इसने। ठीक है। दूसरा कह रहा है पर्याप्त स्नेहक से घर्षण को पूरी तरह समाप्त किया जा सकता है। बिल्कुल गलत, 100% गलत है। मैंने बोला ना, घर्षण पूरी तरीके से कभी नहीं खत्म होता है। ठीक है ना? तो केवल एक सही है, तो कथन केवल एक सही है, पहला ही आपका करेक्ट आंसर, सॉरी सेकंड। चलिए अगला देखिए आपसे क्या कह रहा है। कह रहा है ग्रीस लगी चेन वाली साइकिल अधिक सुचारू रूप से चलती है। हाँ जी बिल्कुल, अधिक सुचारू रूप से ही तो चलती है। कह रहा है ग्रीस चेन में लोटनिक घर्षण को कम करता है। अरे ना, लोटनिक घर्षण को नहीं कम कर सकता। ये क्या काम करता है? जो ग्रीस होता है ना, चेन और घिर्री के बीच में ना एक परत बना देता है जो सर्पी घर्षण को कम करता है। तो कारण गलत है, अभिकथन सही है। तो कारण गलत, अभिकथन सही। कहां? ए सत्य लेकिन आर असत्य है, तो ये तीसरे ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है ना? कहां दे रखा है आपका? तीसरे ऑप्शन पे दे रखा है। ए इज करेक्ट बट आर इज फॉल्स। चलो आगे बढ़ चलते हैं, अगला क्वेश्चन ये रहा। और जो लोग वीडियो में यहां तक बने हैं, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो देखने के बाद में 2 शब्द जरूर लिख के जाना कैसा लगे वीडियो। और आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे तो मैं पूरा का पूरा साइंस के लगभग 50 से 55 चैप्टर पढ़ाऊंगा, जिसमें केमिस्ट्री, बायो सारा कुछ मैं कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है ना? चलिए अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहे घर्षण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या है कथन पहला? घर्षण सदैव गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। आप धक्का इधर लगाएंगे तो घर्षण इधर लगेगा। ठीक है ना? अच्छा, तो इसका मतलब एक तो सही है, सॉरी। दूसरा कह रहा है घर्षण केवल संपर्क में आने वाली वस्तु के पदार्थ पर निर्भर करता है। गलत है, केवल पदार्थ पे ही नहीं निर्भर करता है, ये उसकी सतह की बनावट पर भी निर्भर करता है। तो ऑप्शन 2 यानी कि कथन 2 तो बिल्कुल ही नेग्लेक्ट हो गया, गलत हो गया। ठीक है ना? कथन 3 पे बात करते हैं। कह रहे किसी वस्तु का भार बढ़ाने से घर्षण बल बढ़ता है। हाँ जी बिल्कुल, मैंने बोला ना, अगर ये पिंड है इस पे mg ज्यादा होगा, वो याद करो 5 किलो के बटखरे वाला, जितना वजन ज्यादा होगा उतना ही घर्षण भी अधिक लगेगा। तो इसका मतलब कथन 3 भी सही है। कथन 4 कह रहा है स्नेहक सतह को चिपचिपा बनाकर घर्षण को कम करता है। चिपचिपा बनाकर घर्षण को नहीं कम कर सकता, ये चिपचिपा बनाकर के नहीं करता बल्कि सतह के बीच में एक लेयर बन करके कम करता है। ठीक है ना? तो कथन 4 भी गलत हो गया। तो केवल 1 और 3 सही है। 1 और 3 पहले ही ऑप्शन पे दे रखा है, और तो कोई कॉमन तो नहीं दिया है। हाँ ठीक है, तो 1 और 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप ऑप्शन एलिमिनेशन से भी जा सकते हैं। देखिए जहां जहां सेकंड ऑप्शन है वो तो ऐसे ही हट जाएगा, ये भी हट गया, ये भी हट गया, ये भी हो गया, क्योंकि हर जगह पे यहाँ सेकंड ऑप्शन दे रखा है। ठीक है ना? तो पहला ही ऑप्शन आपको मिल गया राइट आंसर। ठीक है, तो ये आज का आखिरी क्वेश्चन था। आई होप आपको इस चैप्टर को अच्छे से समझने में मदद मिली होगी। अगर मदद मिली है तो 2 शब्द लिख के जरूर जाना कमेंट में। ठीक है, और इसी तरीके से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ पढ़ाता रहूँगा। और पीडीएफ जो है 2-4 चैप्टर जब हो जाते हैं एक साथ, तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके अपना रिवीजन वगैरह करते रहिएगा। ठीक है, फिर इसके बाद अब हम लोग एक चैप्टर मैथ का करेंगे। इसी तरीके से आपकी सीरीज चलती रहेगी। जून के फर्स्ट वीक से जाते जाते ही आप, या मिड जून तक मैं इसको पूरी तरीके से समाप्त कर दूंगा, पूरा कोर्स मैथ और साइंस का। फिर वही मैराथन, प्रैक्टिस सेट्स, माइंड मैप सब कुछ अच्छे से चलाऊंगा। ठीक है, तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, आगे अपना ध्यान रखिए। फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।